स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है, इस वीडियो के साथ शुरू हो रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फुल डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो के साथ हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो मेडिकल लाइन है उसका रीड जो है उससे वीडियो को हम लोग देखना शुरू करेंगे। ठीक है, उससे हम लोग क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन होगा उसी पे अब जो है लगातार कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड होते रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एनाटॉमी को डिफाइन करना है। ठीक है, जो शरीर रचना विज्ञान होता है एनाटॉमी का हिंदी, उसी को डिफाइन करना है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य के समस्त शरीर की रचना व शरीर के अंगों पारस्परिक संबंधों के विषय में अध्ययन किया जाता है, शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मनुष्य का जो भी शारीरिक रचना होता है उसी के बारे में हम लोग जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, और शरीर क्रिया विज्ञान हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें शरीर के जो अंग होते हैं उनकी क्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, या शरीर में होने वाली क्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो एनाटॉमी हो गया जो मनुष्य का शरीर होता है उसकी रचना तक जो संबंध होता है उसके अध्ययन को बोलते हैं। अगला है फिजियोलॉजी। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर डिफिनेशन भी बताया। ठीक है, एनाटॉमी के साथ साथ मैंने फिजियोलॉजी का भी डिफिनेशन बताया, जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। नॉर्मली जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों ही बड़े घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी चिकित्सक अथवा सर्जन किसी रोगी का ऑपरेशन अथवा उपचार किसी भी पद्धति द्वारा करना चाहे वह एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अध्ययन के बिना नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी मेडिकल लाइन का ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, स्टडी, इसके स्टडी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिजियोलॉजी के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों व तंत्रों के कार्य के बारे में ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो एनाटॉमी के द्वारा अंगों की रचना व स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हार्ट कहाँ है, हार्ट के कितने चैम्बर हैं, ये सब हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं। और हार्ट का कार्य क्या है, ठीक है, वह कैसे कार्य करता है, वो उसका क्या क्या कार्य है, इसका जो रूपरेखा है या इसका जो अध्ययन है वो हम लोग फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इसके बिना मेडिकल लाइन का कोई भी कोर्स या कोई भी क्षेत्र जो है वो अपूर्ण है। ठीक है, इसके बिना हो ही नहीं सकता, इसके बिना कल्पना ही नहीं हो सकता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बिना। आगे बढ़ते हैं, अगला है एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, खास है एब्डोमिनल रीजन, पेट के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसी को हम लोग एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं, जिसको टोटल 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब क्या क्या है वो 9 भाग, ठीक है, चलिए देखते हैं। समझ में आ रहा है, एब्डोमिनल रीजन उसे बोलते हैं जो हमारे पेट के आसपास जो भी क्षेत्र होते हैं, टोटल 9 रीजन, उसी का हम लोग एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। 9 रीजन जो है वो है, पहला राइट हाइपोकॉन्ड्रियाइक रीजन, दूसरा एपिगेस्ट्रिक रीजन, तीसरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, चौथा राइट लंबर रीजन, पांचवा एम्बेलिकल रीजन, छठा लेफ्ट लंबर रीजन, सातवां राइट इलियक रीजन, आठवां हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और नौवा जो है वो है लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये जो है टोटल 9 रीजन बांटा गया है। ठीक है, पेट के जो भी 9 रीजन है आसपास के क्षेत्र, उसको 9 रीजन में बांटा गया है। पहला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, दूसरा एपिगैस्ट्रिक रीजन, तीसरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, चौथा राइट लंबर रीजन, सातवां एम्बेलिकल रीजन, छठा लेफ्ट लंबर रीजन, सातवां राइट इलियक रीजन, आठवां हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और नौवा जो है वो लेफ्ट इलियक रीजन। ये टोटल 9 जो है वो हमारे उदर यानी पेट के जो क्षेत्र हैं उसको 9 रीजन में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आज का शरीर की मुख्य गुहाएं यानी कैविटीज़। ठीक है, हमारे शरीर में कुछ कैविटी भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो कैविटी का असली मतलब होता है कि जिसमें आंतरिक द्रव भरे होते हैं। ठीक है, कैविटी में ही आंतरिक जो द्रव होते हैं यानी बॉडी फ्लूइड होते हैं वो हमारे भरे रहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कैविटी बोलते हैं, जिसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक जो होता है वो होता है वेंट्रल कैविटी, और दूसरा जो है वो है डोर्सल कैविटी। वेंट्रल कैविटीज में जो है वो टोटल 2 गुहाएं आती हैं, यानी वेंट्रल जो कैविटी जो होता है उसमें भी 2 कैविटीज आती हैं। पहला वक्षीय गुहा यानी थोरेसिक कैविटी, जो कि पसलियों के इंटरकोस्टल पेशियाँ होती हैं ना, उसके आपस में तथा सामने से स्टर्नम व पीछे से केसुरिका से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं वो वक्षीय गुहा
पसलियों के पिंजरे से बनती है। जो भी चेस्ट का पसली होता है उसका ये केज लाइक केज जैसा होता है, ठीक है, जो कि इंटरकोस्टल पेशियों के द्वारा आपस में तथा सामने से स्टर्नम और पीछे से जो है वो कशेरुका से ये जुड़ी होती हैं। इस केज के अंदर जो है वो 2 फुफ्फुस गुहाएं रहती हैं जिनमें फेफड़ा स्थित होता है, ठीक है। इसी केज के अंदर जो रिब्स का जो केज बनता है, जेल जैसा बनता है, ठीक है, उसके अंदर ही 2 फुफ्फुस गुहाएं होती हैं और उन्हीं के दोनों फुफ्फुस गुहाएं के अंदर हमारा लंग्स होता है। दोनों फेफड़े के मध्य में जो स्थान होता है वो होता है मीडियस्टेनम कैविटी का, जिसमें हृदय से संलग्न महाधमनी यानी एरोटा, महाशिरा, ठीक है, जो इन्फीरियर और सुपेरियर वेना कैवा होता है वो, तथा ग्रास नली तथा श्वास नली यानी ट्रेकिया, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड तथा वेगस तंत्रिकाएं आदि होती हैं, ठीक है। दोनों फेफड़े के जो मध्य में मीडियस्टेनम होता है यानी कैविटी होता है उसी में हृदय से संलग्नित महाधमनी यानी एरोटा, महाशिरा दोनों तथा ग्रास नली, श्वास नली, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड तथा वेगस तंत्रिकाएं इसी मीडियस्टेनम कैविटी में पाई जाती हैं। दूसरा जो होता है वो होता है उदर ओणिगत गुहा यानी एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है, जो कि डायफ्राम के नीचे से लेकर सोलोनी तक 2 गुहाएं होती हैं। इसमें एक ऊपर को गुहा एब्डोमिनल कैविटी और दूसरी नीचे की जो गुहा होती है वो होती है पेल्विक कैविटी। उदरीय गुहा में अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, प्लीहा, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, वृक्क, मूत्र नलिकाएं आदि स्थित होती हैं और वही पेल्विक कैविटी में जो है वो मूत्र नलिकाओं के नीचे वाले भाग मूत्राशय, मलाशय तथा स्त्री तथा पुरुष के आंतरिक प्रजनन अंग जो होते हैं, ठीक है, वे पाए जाते हैं। तो ये हो गई टोटल जो वेंट्रल कैविटीज होता है उसमें 2 गुहाएं होती हैं। पहला थोरेसिक कैविटी जिसमें हमारा फेफड़ा, हृदय, महाशिराएं, महाधमनी, ग्रास नली, ट्रेकिया ये सब ग्लैंड वगैरह पाए जाते हैं। और दूसरा होता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी जिसमें 2 कैविटी होता है। एक होता है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जिसमें पेट के जो भी क्षेत्र में पाए जाते हैं अंग वो पाए जाते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमक हो गया, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनीज, यूरेट्रस, ठीक है, ये सब होते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है पेल्विक कैविटी जिसमें यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, इंटरनली मेल एंड फीमेल के वो पाए जाते हैं, ठीक है, पेल्विक कैविटी में। दूसरा कैविटी होता है डोर्सल कैविटी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा कैनेरियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी आते हैं, ठीक है। डोर्सल कैविटी के अंतर्गत हमारे 2 कैविटी आते हैं, पहला एक कॉरेनियल और दूसरा स्पाइनल। इसी के अंतर्गत जो होती है वो हमारी मस्तिष्क सुरक्षित होती है। इसी कैविटी में जो है हमारी मस्तिष्क रहती है या सुरक्षित रहती है। साथ ही स्पाइनल जो कैविटी होता है उसमें पीठ के मध्य में मेरुरज्जु जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये टोटल जो डोर्सल कैविटी होती है वो टोटल 2 होती है। एक होती है क्रेनियल जिसमें हमारा मस्तिष्क रहता है, दूसरा होता है स्पाइनल कैविटी जिसमें हमारा स्पाइनल जो होता है वो रहता है, ठीक है। तो ये टोटल 2 कैविटीज होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है ह्यूमन सेल, ठीक है, कोशिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉर्मली तौर पे हम लोग जब 10th और 12th में थे, ठीक है, तब हम लोगों ने पढ़ा था शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। अर्थात मानव शरीर की सबसे छोटी व सूक्ष्मतम इकाई यानी यूनिट जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को करने की क्षमता रखती है उसी को हम लोग कोशिका बोलते हैं। कोशिका चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली से ढकी होती है। कोशिका शरीर की बनावट का मुख्य आधार होती है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, ठीक है, जो कि हमारे शरीर को बनाती भी है। साथ ही सारी जो क्रियाएं होती हैं वो इसी के द्वारा किया जाता है या इसी के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, उसी को हम लोग कोशिका बोलते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और यही हमारे शरीर की बनावट भी करती है और साथ ही हमारे शरीर में जो भी क्रियाएँ हो रही है उसका निष्पादन भी हमारी कोशिका ही करती है, ठीक है। ये जो होती हैं कोशिका वो चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा ढकी होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा झिल्ली जो सबसे बाहरी आवरण होता है जिसको ढक के कोशिका को रखती है झिल्ली, उसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिकाएं और तीसरा जो होता है केंद्रक, ठीक है, जो कि कोशिका के अंदरूनी पार्ट में पाया जाता है। अगर बात किया जाए कोशिका केंद्र का यानी न्यूक्लियस था, तो कोशिका केंद्र को कोशिकीय नाभिक यानी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। यह कोशिका के मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति का होता है। जैसे कि मैंने बताया भी कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका के सबसे इंटरनली पाया जाता है, ठीक है, मध्य बिंदु में पाया जाता है और ये एक गोलाकार या अंडाकार आकृति का होता है। स्केलेटल मसल एवं कुछ अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं में एक या एक से ज़्यादा केंद्रक भी मौजूद होते हैं। नॉर्मली एक केंद्रक ही होता है एक कोशिका में, लेकिन
स्केलेटल जो सेल्स वगैरह होते हैं या मसल होते हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, परंतु लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। जो आरबीसी होता है वहाँ केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में जो है केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत वाली छिद्रमय केंद्रीय कला होती है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो केंद्रक को चारों तरफ से ढकी रखती है। तो ये हो गया केंद्रक का बात। आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रक को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो केंद्रक को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला एक हो गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है और इसका मेन जो कार्य है वो है प्रोटीन को छानना, और एक और कार्य है जो केंद्रक होता है उसको सुरक्षा आवरण प्रदान करना। दूसरा जो होता है वो होता है न्यूक्लियोस, ठीक है, ये एक गोलाकार रचना होती है जो प्रोटीन का संश्लेषण या उत्पादन करती है। तीसरा होता है क्रोमैटिन, यह जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का एक जाल होता है, इससे क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमैटिन कोशिका का मुख्य आधार भी होता है, ठीक है, और इसी में जो है डीएनए सुरक्षित रहता है, ठीक है। डीएनए का जो स्टोरेज है वो क्रोमैटिन ही करता है, ठीक है। साथ ही यह जो होता है वो कोशिका का आधार होता है। दूसरा है कोशिकीय द्रव, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। कोशिका के टोटल 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला मैंने न्यूक्लियस बता दिया। दूसरा है साइटोप्लाज्म यानी कोशिकीय द्रव। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो जलनुमा रचना पाया जाता है, या जो द्रव भरा जाता है उसी को हम लोग कोशिकीय द्रव बोलते हैं। यही कोशिका द्रव कोशिका का जीवन सार होता है। इसी द्रव पर कोशिका की समस्त जीवन क्रियाएं आधारित होती हैं। कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु सभी कोशिकाओं में द्रव जो होता है वो समान भरा रहता है। साइटोप्लाज्म के द्वारा कोशिका की वृद्धि, श्वसन, पचन, उत्सर्जन, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, उत्तेजना तथा गति आदि जो भी जीवित अवस्था की सभी क्रियाएं हैं वो होती हैं। अर्थात ये बोले कि कोशिका का जो आधार है वो साइटोप्लाज्म पे ही निर्भर होता है। जो भी क्रियाएं हैं कोशिका का वो साइटोप्लाज्म पे ही निर्भर होता है। इसके 2 रूप होते हैं, एक होता है साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गन, ठीक है। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म का जो है वो टोटल 2 रूप होता है, एक होता है साइटोसोल और दूसरा होता है कोशिकीय अंग। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोशिकीय कला यानी सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी एक कोशिका का भाग होता है, ठीक है। ये जो है वो कोशिका का तीसरा भाग है, ठीक है। पहला था हम लोग का न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म के चारों ओर एक झिल्ली होती है, जैसे कि मैंने बताया भी कि ये जो होती है वो साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी जो द्रव भरा रहता है ना उसके चारों तरफ ये एक झिल्ली नुमा रचना होती है, जिसे होकर निश्चित पदार्थ ही कोशिका के अंदर आने जाने के परमिशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग चयनात्मक झिल्ली के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें वैसे ही पदार्थों को ये अंदर जाने देती है जो हमारे लिए लाभकारी हो, और वैसे पदार्थ को ये एंट्री नहीं देती है या फिर उनको बाहर कर देती है जो हमारे लिए अहितकारी होते हैं, ठीक है। वह अन्य पदार्थों को रोक देती है, जैसे कि मैंने बताया भी। साथ ही यह कोशिकीय झिल्ली जीव द्रव के रासायनिक संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान करती है, ठीक है, वैसे ही पदार्थ का आदान प्रदान करती है जो कि हमारे लिए हितकर होते हैं, और जो अहितकर होते हैं उनको ये शरीर से बाहर या कोशिका के से बाहर कर देती है, और बाद में जो है ये उत्सर्जन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका को तोड़ने में मदद करते हैं। यह हार्मोन्स को अंदर तथा बाहर आने जाने में मदद करती है तथा बाहरी उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है, ठीक है। तो ये हो गया कोशिकीय कला या सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोशिका अंग के प्रकार यानी जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं उसके टाइप। तो एक होता है सूत्रकणिकाएं यानी जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसी में जो है हमारा भोजन जो है वो एटीपी के रूप में सुरक्षित रहता है, ठीक है। अर्थात इसे हम लोग ऊर्जा घर भी बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, जिसे हम लोग हिंदी में सूक्ष्म कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। कोशिकीय द्रव में अंडाकार या धागों के समान छोटी छोटी रचनाएं तैरती हुई मिलती हैं, ठीक है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसी में ये जो है हमारे साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण के रूप में ये तैरते हुए मिलते हैं, इसी को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ होता है। भोजन से पचकर आए पोषण आहार जिसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं तथा ऑक्सीजन से प्राप्त ऊर्जा को विमुक्त करके एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से संग्रहित यानी स्टोरेज कर कोशिकीय क्रिया को सुलभ बनाते हैं, जिससे कोशिका में मेटाबॉलिज्म करने की शक्ति जो होती है वो उत्पन्न होती है। अर्थात मैंने बताया ही कि एटीपी ही होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, और इसका
संग्रहित करने का जो कार्य है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, जिस दिन हम लोग का उपवास रहता है उस दिन यही जो होता है वो स्टोर किए हुए ऊर्जा को मुक्त करता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, यानी ये हमारे शरीर का ऊर्जा घर है। दूसरा है आंतरिक द्रव्य जाल, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यह साइटोप्लाज्म में मौजूद कलामय नलिकाएं, जिसे हम लोग मेम्ब्रेन्स कैनाल्स बोलते हैं या ट्यूब बोलते हैं, जिनकी रचनाएं जालीदार होती हैं। यह नलिका कोशिका की बाहरी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन वाल के एक सिरे से तथा दूसरे सिरे पर केंद्रक से जुड़ी होती है तथा इनके द्वारा ही किसी पदार्थ का द्रव छान कर निकालने तथा बाहर भेजने का कार्य करती है। प्रकार की निर्मित कोशिकाओं में इम्पल्स का संवहन करती है। आमाशय में ऐसी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का यही स्राव जो है वो करती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो HCl अम्ल बनता है वो इसी के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, साथ ही लीवर की कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वही हमारे शरीर में HCl अम्ल तथा बहुत सारे एंजाइमों साथ ही कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का भी निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती है। साथ ही तीसरा जो है वो है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की भी तैयारी कहते हैं। कभी कभार अगर ठीक ढंग से भोजन ना मिले सेल को तो ये अपने ही जो कोशिकाएं होती हैं उसको पाचित कर जाती हैं, जिससे कोशिकाएं जो होती हैं वो फट जाती हैं। इसी को हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे शरीर में एक आत्महत्या की थैली के भी नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम कोशिका की झिल्ली के निकट अंडाकार या गोलाकार आकृति में, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होता है जिनके अंदर एंजाइम जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फेट, प्रोटीन, लाइपेज और ग्लाइकोसाइडेज आदि उत्पन्न होते हैं, जो भोजन को पचाती हैं तथा एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के बड़े अणुओं को खंडित करके छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देती है, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अक्सीकृत हो जाती है। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी पचाता है। इसको सेल्स नेक्रोसिस भी बोलते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को पाचन उपकरण भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार जब ठीक ढंग से भोजन ना मिले तो उस स्थिति में ये जो है वो खुद की कोशिकाओं को ही पाचित कर जाता है, जिससे कोशिकाओं की झिल्ली फट जाती हैं। इसी कारण इसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है गोल्जी तंत्र या गोल्जिकाय या उपकरण। ठीक है, यानी गोल्जी अपार्टेस। ठीक है, यह छोटी छोटी आकृतियाँ होती हैं जो कोशिकाओं साइटोप्लाज्म में एक नली की आकार की रचना होती है। ये केंद्रक के समीप स्थित होती हैं। इनकी रासायनिक रचना में लाइपोप्रोटीन अधिक रहता है। गोल्जी तंत्र का जो संबंध होता है वो सिक्रीशन की क्रिया से होता है, अर्थात ये जो होती हैं वो सिक्रीशन को बढ़ावा देती हैं। यह पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का आंशिक निर्माण भी करता है। कोशिका के अंदर जो भी स्राव उत्पन्न होता है और एकत्र होता है उनको यह कोशिकीय कला के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, अर्थात गोल्जी उपकरण जो होता है वो हमारे कोशिका के अंदर जो भी स्राव होता है या एकत्रित होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। साथ ही पांचवा जो होता है वो होता है राइबोसोम। ठीक है, जो कि ग्रेनुलस की तरह होती है। ये कोशिका द्रव के अंदर एकाकी तथा समूह में होती है, यानी एकल भी होती हैं। ठीक है, और ये यूनिट में भी होती हैं, जिनको राइबो न्यूक्लिक अम्ल रहता है। ठीक है, यानी राइबोसोम में ही RNA पाया जाता है। DNA हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन RNA जो है वो हमारा राइबोसोम में पाया जाता है। यह समस्त कोशिका का आधे से अधिक प्रोटीन इन्हीं में निर्मित होता है। ठीक है, यानी जो कोशिका होती हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण तो करती हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो केवल राइबोसोम ही कर देता है। अतः इनको प्रोटीन निर्माण का कारखाना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया राइबोसोम। सेंट्रोसोम। ठीक है, कोशिकीय द्रव या साइटोप्लाज्म की सेंट्रोसोम एक अति लघु घनीभूत संरचना होती है जो चारों ओर से धागों जैसी रचनाओं से घिरी होती है तथा दो केंद्रिकाओं यानी न्यूक्लियस से निर्मित होती है। इनका प्रमुख जो कार्य है वो कोशिका विभाजन की क्रिया को पूर्ण करना होता है। सेंट्रोसोम का मेन जो कार्य है वो कोशिका विभाजन जब होता है यानी रिप्रोडक्शन जब होता है उस समय इनका कार्य पड़ता है, और ये कोशिका विभाजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये जो होती हैं वो धागी जैसी रचना होती हैं, दो केंद्रिकाओं से निर्मित होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो के PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।